हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, है ना। 9 चैप्टर हमने पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, है ना। तो हमने देखा कि जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उसमें हमने पढ़ा मोशन के बारे में, है ना, ग्रेविटेशन के बारे में, और कैसे एक्सेलरेशन जनरेट होता है ना। और एक्सेलरेशन के वजह से या फोर्स की वजह से कैसे स्पीड और डायरेक्शन चेंज होता है मोशन का, है ना। तो ऐसे ही कुछ और फिनोमेना है जो नेचुरल फिनोमेना है, जैसे वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना, जो हमारी लाइफ में हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, है ना, उनको वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना, बेसिक एक्टिविटीज़, है ना। जैसे वो घूमते फिरते हैं, है ना, वॉक करते हैं, थिंक करते हैं, राइटिंग करते हैं, सिंगिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उन्हें इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप जब थक जाते हो, जब आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम बचती है, तो देखते हो आप कोई काम नहीं कर सकते, है ना, आपको प्रॉब्लम होती है। तो हर काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। जो एनिमल्स होते हैं उनको भी अपनी डे टू डे लाइफ की उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे उनका काम है शिकार करना, दौड़ना, जंप करना, है ना, फाइट करना दूसरे एनिमल्स के साथ, तो उनको इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? वेट को कैरी करते हैं, लिफ्ट करते हैं। तो इन सब कामों के लिए भी उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो कि उन्हें कहाँ से मिलता है? उनके फूड से मिलता है। लेकिन कुछ मशीन्स होती हैं, जैसे कार क्या है? एक तरह की मशीन है। हमारा कंप्यूटर है, क्या है? मशीन है। और कार किस पे चलता है? इंजन से चलता है। अब इंजन को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या है? फ्यूल एक सोर्स है जो क्या करता है? कार को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को या तो हम लैपटॉप को चार्ज करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसको, है ना, उसको ऑन होने के लिए। जैसे हमारा फ़ोन है, अब फ़ोन को हम चलाने के लिए क्या करते हैं? इसको चार्ज करते हैं। अब चार्ज कहाँ से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब अल्टीमेटली इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, मशीन्स हैं, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लिविंग बींग्स और मशीन्स को, है ना। नॉन लिविंग बींग्स तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो जितनी मशीन्स हैं सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो किसी न किसी फॉर्म में मिलती है, फ्यूल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, ठीक है। तो सबको एनर्जी चाहिए। अब वर्क क्या होता है? जो हम डेली काम करते हैं, है ना, घर में काम करते हैं, स्कूल में अपना काम करते हैं, तो वर्क हमारा, जो हम डे टू डे लाइफ में वर्क की डिफिनीशन यूज़ करते हैं, और जो साइंस में वर्क की डिफिनीशन यूज़ की जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पे हेडिंग है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग। एक लड़की है कमली, जो क्या करती है? एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है, और वो अपना सारा टाइम, है ना, लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब वो अपने ढेर सारा टाइम स्टडी में स्पेंड करती है, ठीक है। वो बुक्स पढ़ती है, नोट्स बनाती है, ठीक है, डायग्राम्स ड्रॉ करती है, जितने वो चीज़ें पढ़ चुकी है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करती है, क्लासेस अटेंड करती है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करती है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, इसमें वो अपनी ढेर सारी एनर्जी स्पेंड करती है ना, खर्च करती है। अब अगर कॉमनली देखा जाए तो बहुत हार्ड वर्क कर रही है ना। लेकिन अगर साइंस की
नज़रिए से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू साइंस, वो क्या कर रही है, इन सारी एक्टिविटीज़ में बहुत थोड़ा सा काम कर रही है। ठीक है, साइंटिफिक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आप वर्किंग कर रहे हो, है ना, वर्क कर रहे हो, कठिन कर परिश्रम कर रहे हो और एक बड़े से रॉक को धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो, लेकिन वो रॉक क्या हो रहा है, वो मूव भी नहीं हो रहा अपनी जगह से 1 भी इंच या फिर 1 भी सेंटीमीटर। तो आप क्या कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट कर जा रहे हो, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन रॉक वहीं का वहीं पड़ा है, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो साइंस कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अगर आप हैवी लोड को अपने सिर पे रख के सीधे खड़े रहते हो, बिल्कुल भी मूव नहीं करते, अपने हेड को बिल्कुल भी नहीं हिलाते, तो क्या होता है, तो आप थक जाते हो, है ना, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आप एनर्जी को अपने लॉस कर देते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस वेट को जरा सा भी मूव नहीं करा तो आपने कोई भी काम नहीं करा। ठीक है, इस दोनों केस में कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर आप पेड़ पे चढ़ते हो या फिर सीढ़ियों पे चढ़ते हो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने डिस्प्लेसमेंट किया, एक जगह से दूसरी जगह आप गए, तो आपने इस एक्टिविटी में वर्क किया। ठीक है, अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें कि ठीक है, जैसे एक्टिविटीज़, खेत में फील्ड में खेलना, है ना, दोस्तों से बातें करना, गुनगुनाना और मूवीज़ देखना, कुछ फंक्शन अटेंड करना, कभी कभी ये एज अ वर्क कंसीडर होते हैं और कभी कभी नहीं होते। ठीक है, अब व्हाट कंस्टिट्यूट वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन, है ना, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, वी यूज़ एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। कैसे डिफाइन करेंगे हम उसको, हम फॉलोइंग एक्टिविटीज से समझेंगे। क्या है एक्टिविटी, अगर जैसे हमने पहले एग्जाम्पल्स में देखा, एक्टिविटीज़ में देखा, जो क्या थे, वो हम उनको क्या कर रहे थे, अपने डे टू डे लाइफ में वर्क कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, अब इन सब एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन पूछें। कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, काम किस पे हो रहा है ना, और जो वर्क है वो होने के बाद जो काम हम कर रहे हैं किसी चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे, उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है ना, ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, और ये वर्क कर कौन रहा है। ठीक है, हु इज़ डूइंग द वर्क। अब जो साइंटिफिक कंसेप्शन है वर्क का, उसको हम समझते हैं। अब हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क को डिफाइन करेंगे। हम एग्जांपल देते हैं, कुछ सिचुएशन देखते हैं। अगर आपके पास कोई पेबल है, सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पेबल को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें कुछ मसल पावर यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, वर्क डन होता है, मतलब वर्क होता है। ठीक है, कोई गर्ल है, कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, एक ट्रॉली को खींच रही है ना, और ट्रॉली को थोड़ी डिस्टेंस तक मूव करके ले जा रही है। ठीक है, तो लड़की ने क्या करा, उस पर फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, और ट्रॉली में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक, अगर आप बुक को ऊपर उठाते हैं, है ना, पहले वो बुक इस पॉइंट पे थी, फिर आपने ऊपर उठा के उसको इस पॉइंट पे रखा, है ना, इस पॉइंट तक ले गए, तो आपने उसकी पोजीशन में चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ बुक में, और आपने इस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ तो फोर्स लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है, तो दोनों क्या मिलके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
इन सारे एग्जांपल्स को अगर सिचुएशन को देखें तो हम फोर्स को वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वर्क होने की कंडीशन जो कहता है कि इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने पर ही हम समझेंगे कि वहाँ पे वर्क हो रहा है। जैसे वो कंडीशन क्या है, अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए, है ना, एक्ट करना चाहिए, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, मतलब अपनी पोजीशन वो चेंज करे, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हम कहेंगे वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। जैसे हमने रॉक वाले सिचुएशन को देखा, वहाँ पे रॉक पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। कुछ ऐसे सिचुएशन को आप कंसीडर करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में, है ना, जिसमें क्या हो, वर्क इन्वॉल्व हो, तो आप ये सारी एक्टिविटी खुद से करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते क्या है। थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। जैसे हमने फर्स्ट वाले सिचुएशन में देखा था कि रॉक पे फोर्स लग रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें वर्क नहीं हो रहा। और अगर फोर्स के ऑप्शंस में कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो भी वहाँ पे वर्क नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक एब्सेंट है तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा। तो हम ऐसे सिचुएशन को लिस्ट करके देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास के साथ। ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कोई फोर्स फिक्स है, फिक्स फोर्स है, उसके द्वारा किया गया जो वर्क है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वर्क कैसे डिफाइंड होता है साइंस में, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक केस कंसीडर करेंगे जहाँ पे जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और हम इसमें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसके वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क होगा इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अगर डिस्प्लेसमेंट एस है और फोर्स एफ यूनिट है तो जो वर्क होगा एफ इंटू एस होगा। ठीक है, जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो फोर्स के डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड ही वर्क होता है। ठीक है, वर्क के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। जबकि हमने पढ़ा था जो वेट होता था, है ना, वेट के पास क्या था, मैग्नीट्यूड भी था और उसके पास डायरेक्शन भी था। वो हमेशा कहाँ अप्लाई होता था, ओके। जो हमने इक्वेशन देखा अभी, F इज इक्वल टू एम इन W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। अगर उसमें हम फोर्स को 1 यूनिट ले लें, दैट इज़ 1 न्यूटन, और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। इसको हम जूल भी लिखते हैं। ठीक है, 1 जूल। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1 जूल का। ठीक है, 1 जूल की डिफिनेशन, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done on an object when a force of 1 Newton displaced by it by 1 meter along the line of action of the force, है ना। फोर्स के ही डायरेक्शन में जब हम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करा दे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके, तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, 1 जूल वर्क हुआ। ठीक है,
अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स 0 अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। अगर हम बहुत सारा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जैसे रॉक वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू 0 दैट इज़ 0। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब भी वर्क डन 0 होगा, जब अगर फोर्स बिना अप्लाई किए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब भी वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि जो हमने दो सिचुएशन पढ़ी, दो कंडीशंस पढ़ी, वो दोनों ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए वर्क होने के लिए। ठीक है, नहीं तो हम साइंस के अकॉर्डिंग उसको वर्क कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्प्लेसमेंट उसमें इतना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, ये सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 56 न्यूटन मीटर दैट इज 56 जूल। ठीक है, अब अगर हम कंसीडर करें दूसरा सिचुएशन जहाँ पे क्या हो, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कोई बेबी है ना, वो क्या कर रहा है, टॉय कार को खींच रहा है पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया है, ये फिगर है यहाँ पे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो बेबी है वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, है ना, जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन अगर हम देखें जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर हम इस पर क्या करें, एक रिटार्डिंग फोर्स एफ अप्लाई करें, ठीक है, अब दोनों के बीच एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री होने का मतलब एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का इधर होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू एस ही होगा, लेकिन एफ का सिंबल जो है निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, निगेटिव, फोर्स को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए वर्क डन निगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस एफ इंटू एस, जब फोर्स डायरेक्शन के अपोजिट हो, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वर्क डन है बाय अ फोर्स वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, और क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर जो वर्क डन है, ठीक है, निगेटिव होगा कब, जब फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर फोर्स वर्क डन पॉजिटिव होगा कब, जब फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन निगेटिव। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एनर्जी हमने देखा, वर्क, और अब पढ़ते हैं एनर्जी। ठीक है, अब क्या लाइफ पॉसिबल है विदाउट एनर्जी, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, है ना, बैठ भी नहीं सकते। ठीक है, और
आप अपनी डे टू डे लाइफ का कोई भी काम नहीं कर सकते विदाउट एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी की डिमांड है हमारे डे टू डे लाइफ में वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, हमें फ्यूल चाहिए, ठीक है, हमें सनलाइट चाहिए, है ना, हमारी क्रॉप्स उगाने के लिए। ये सब क्या है, ये सब एनर्जी ही तो है। ठीक है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम एनर्जी का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं और हमारी जो डिमांड है एनर्जी की वो इंक्रीज़ होते जा रही है। तो हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? जो सन होता है वो क्या है, बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, और हमारे जो डिराइव्ड होते हैं मेजर जो एनर्जी सोर्सेज है वो कहाँ से डिराइव होते हैं, सन से ही। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एनर्जी कहाँ से और पाते हैं, न्यूक्लियर ऑफ एटम, जो हमारा न्यूक्लियर पावर होता है उस वो कैसे चलता है, एटम के न्यूक्लियाई पे हम कुछ रिएक्शंस कराते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिली, एटम से। ठीक है, और जो अर्थ का इंटीरियर है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैग्मा है जो क्या है, हॉट है, और वहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो हमें फ्यूल मिलते हैं वो भी क्या है, एनर्जी के सोर्स हैं, पेट्रोल डीजल ये सब। ठीक है, जो टाइड्स आती हैं, है ना, उनकी वजह से भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं, और विंड से भी हम एनर्जी बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक, अब हमने तो सोर्स देखा, अब हम देखेंगे एनर्जी के नेचर के बारे में। एनर्जी होती कैसे है, कैसे जनरेट होती है ना, इसका क्या नेचर है। ठीक है, जो एनर्जी वर्ड है इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, है ना, माई एनर्जी लो हो गई। ठीक है, अब अब हम इसको एक डेफिनेट, जो साइंस है, साइंस में एक इसका एक डेफिनेट प्रिसाइज मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम फॉलोइंग एग्जांपल्स को देखें, अगर कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है वो हिट करती है स्टेशनरी विकेट को, तो क्या होता है, जो विकेट है वो दूर गिर जाता है उड़ के, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हम एक हाइट तक उठाते हैं तो उसमें क्या होती है, वो वर्क करने की कैपेबिलिटी को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जब एक क्या होता है, जब एक हैमर को, है ना, जिस नेल पे प्लेस करते हैं, मतलब कील के ऊपर हैमर मारते हैं, तो क्या करता है, अगर वो लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है कील तो उसमें वो धंस जाता है अंदर तक। ठीक है, अगर जो चिल्ड्रेन है वो टॉय कार को वाइंड करते हैं, है ना, और फिर उसको फ्लोर पे रखते हैं तो वो क्या करती है, वो मूव करने लगती है। ठीक है, अगर हम किसी बलून में एयर फिल करते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो उसके शेप में चेंज आता है, और अगर हम उसको ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, अगर हम उससे प्रेशर हटा लेते हैं, प्रेस करना बंद कर देते हैं तो वो अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, है ना, ज़्यादा तेज़ से उसको दबाते हैं तो क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, और उसमें से साउंड निकलती है। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मीन्स के थ्रू एनर्जी को एक्वायर कर रहा है और वर्क कर रहा है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास कैपेबिलिटी है वर्क करने की उसको हम बोलेंगे कि उसमें एनर्जी है, पॉसेसेस एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट है the object which does not work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. वो ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है वो क्या करता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और वो दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क किया जाता है वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है,
तो कोई ऑब्जेक्ट है, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क, कोई ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी है वो काम कैसे करता है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास एनर्जी है, वो क्या करेगा, वो एक फोर्स लगाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, है ना। अगर जब ये होगा, व्हेन दिस हैपेंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर, है ना। कोई ऑब्जेक्ट एक है, दूसरा इस पे एनर्जी है, ये दूसरे से टक्कर लगाता है या फिर इस पे फोर्स अप्लाई करता है, तो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर क्या खुद दे रही है, दूसरे में ट्रांसफ़र हो जा रही है, ठीक है। और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है, जैसे ही उसको एनर्जी रिसीव होगी, ठीक है, और वो कुछ काम करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स इस पर लग रहा है, तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम एनर्जी कैसे मेज़र करेंगे, एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो एनर्जी होती है हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की जो कैपेसिटी है ना, उससे हम एनर्जी को मेज़र करते हैं, ठीक है। जो एनर्जी है उसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल। 1 joule is the energy required to do 1 joule of work, है ना। कभी कभी क्या होता है, लार्जर यूनिट भी हम यूज़ करते हैं, किलो जूल, 1 किलो जूल दैट इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। ये तो पढ़ा हमने एनर्जी का डेफिनेशन, है ना, एनर्जी कैसे यूज़ होती है वर्क करने में। अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म्स क्या है। देखो वर्ल्ड में क्या है, लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म, है ना। हमारे आसपास हम देखते हैं एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में। ये जो वेरियस फॉर्म है इनमें इंक्लूडेड हैं कौन कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, ये है कौन, ये है जूल, मिस्टर जूल, जेम्स जूल, ठीक है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप देखिएगा, ठीक है। कुछ एक्टिविटी है, हम इसको छोड़ते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं 10.7। सेटअप द अपरेटस एज सोन इन फिगर। यहाँ पे कुछ अपरेटस सेट किए गए हैं, ठीक है। अब प्लेस अ वुडन ब्लॉक of known mass in front of the trolley at a convenient fixed distance, और हम उस पर क्या करेंगे, उस पर कुछ नोन मास प्लेस करेंगे पैन पे, जिससे क्या होगा, ट्रॉली मूव करना स्टार्ट होगा। अब ये देखो ये ट्रॉली है ना, इस पे क्या है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है जहाँ पे हमने वेट को प्लेस किया है। वेट प्लेस करते ही ये ट्रॉली मूव करेगी। ये लकड़ी का ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक है। अब ये ट्रॉली मूव करेगी, इसमें एनर्जी है, फोर्स है। अब ये जाके क्या करेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स को अप्लाई करेगा। ये ब्लॉक थोड़ा सा मूव करके यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगी, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को नोट करेंगे। फिर हम इस वेट को बढ़ाएंगे, है ना, फिर ये तेज़ी से आगे जाएगा, ये इसको हिट करेगा, फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर सकता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव कर रहा है वो ज़्यादा वर्क करेगा, और जो धीमे मूव कर रहा है वो कम वर्क करेगा, जबकि दोनों का वेट जो है वो सेम है, ठीक है। जैसे मूविंग बुलेट, है ना, जब बुलेट फायर होती है तो क्या होता है, वो जाके कहीं ना कहीं उसको पेनिट्रेट करती है, ठीक है, किसी को हिट करती है, किल करती है, ठीक है।
जब हवा चलती है तो देखो कितनी चीज़ों को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, तो उसमें फोर्स होता है, रोटेटिंग व्हील, है ना। अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क, ठीक है, अगर हम पत्थर को फेंक के मारें तो वो भी आगे जाके किसी चीज़ में लगेगा, साउंड जनरेट करेगा या फिर किसी चीज़ को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब बुलेट जो है वो टारगेट को कैसे पियर्स करता है, हवा जो है वो विंड मिल को घुमा कैसे लेती है ना, ये वर्क करते हैं। जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी पॉसेस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन के कारण होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है फॉलिंग कोकोनट का, ठीक है। फॉलिंग कोकोनट, स्पिनिंग कार, रोलिंग स्टोन, है ना, और एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, हवा जो पानी बह रहा है ना, हवा जो चल रही है, ठीक है, जो एथलीट दौड़ रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज possessed बाय अ मूविंग बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। अब मोशन करते समय किसी बॉडी में एनर्जी कैसे आती है, ठीक है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, किसी बॉडी की मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है वर्क डन के, है ना, जो क्या करती है, मेक इट इक्वायर द वेलोसिटी, जिसकी वजह से उसको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो पहले हम कंसीडर करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रही है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस हो रही है एट अ डिस्टेंस s, ठीक है, विद अ कांस्टेंट, जब हम उस पर कोई f फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके विस्थापन की दिशा में फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक। अब हम जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, है ना, उससे देखें, जो W है, वर्क डन है, वो किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, है ना। लेकिन जो हमने मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व थी और जो एक्सेलरेशन था वो भी इन्वॉल्व था, तो हमारे पास इक्वेशन यह v² जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन है, s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, s की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो v² माइनस u² अपॉन 2a, ठीक है। फिर हमारे पास W क्या है, F इंटू एस, लेकिन हम जानते हैं जो F होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम F की वैल्यू रख दिए, S की वैल्यू ये रही यहाँ से, ठीक है। अब ये A से A कैंसिल हो जाएगा, हाफ बचा, इसको बाहर निकाला, हाफ mv² माइनस u², ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो उसका u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, हाफ mv²। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, वर्क डन उसके बराबर होता है। अगर U 0 है तो वर्क डन क्या होगा, हाफ mv², जो हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसका मास m है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगी, दैट इज ई के इज इक्वल टू ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक, के फॉर काइनेटिक, हाफ mv², है ना। हमने पढ़ा था जो वर्क डन हो, जो एनर्जी होती है वो वर्क डन की इक्वल होती है, भी हमने डिफिनेशन में पढ़ा था, है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सिंपल से हैं, देख लेना। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एक एग्जांपल है, फर्स्ट वाला छोड़ते हैं, सेकेंड देखते हैं क्या है। टेक अ स्लिंकी एज सोन बिलो। ठीक है, अब इसको आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, यू होल्ड द अदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड। दोनों फ्रेंड एक दोनों साइड पकड़ लेंगे एक एक जने, फिर उसको दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, नाउ यू रिलीज दी स्लिंकी, अब इसको छोड़ देंगे, क्या होगा, तो वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो उसने एनर्जी कैसे रिक्वायर करी, उसने एनर्जी एक्वायर करी उसको स्ट्रेच करने से, है ना। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तब भी वो क्या करेगी, एनर्जी को एक्वायर करेगी। ठीक है, अगर हम टॉय कार लेते हैं कोई, है ना, उसको उसकी की को उसमें वाइंड करते हैं, अब हम इस कार को ग्राउंड पे रख देते हैं तो क्या होगा, ये मूव करने लगेगी। क्यों करने लगेगी, क्योंकि जो कार है उसने क्या करी, एनर्जी को एक्वायर किया। अब उसने एनर्जी एक्वायर कैसे करी, तो जो हमने उसमें वाइंडिंग करी है ना, उस वाइंडिंग की वजह से उसने एनर्जी को एक्वायर किया। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल्स के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सर्टेन हाइट तक ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो अब वर्क कर सकती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसने वर्क किया। ठीक है, अब हम इसको अगर छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी अपने आप। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम छोड़ेंगे तो वो मूव करेगी, इसका मतलब है उसने एनर्जी को एक्वायर कर रखा है। ठीक है, अगर हम उसको ज़्यादा हाइट से रिलीज करते हैं तो वो ज़्यादा वर्क करेगी और ज़्यादा एनर्जी को प्रोसेस करेगी। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट द एनर्जी, इसको एनर्जी कहाँ से मिली, जो हमने इसको वर्क कराया। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है, जो एनर्जी है वो क्यों स्टोर हो रही है उसमें, स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, जो हमने उस पर वर्क किया, उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया तो उस पर वर्क हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ऑब्जेक्ट में, वो ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको स्पीड या वेलोसिटी में चेंज नहीं करेंगे तो ये एनर्जी कैसे स्टोर रहेगी उसमें, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, अगर हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बैंड में, ठीक है, ये क्या है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक,
हम वर्क करते हैं जब क्या करते हैं, हम कार की चाबी को, टॉय कार की चाबी को वाइंड करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो रही है, स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही है। इनसाइड इट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो ट्रांसफ़र होके स्टोर हो जा रही है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, the potential energy possessed by the object is the energy present in it virtue of its position and configuration। जो एनर्जी ऑब्जेक्ट में होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, इसकी पोजीशन और या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहता है कि अगर हम किसी बैम्बू स्टिक को लें, है ना, और उससे एक बो बनाएं कुछ इस तरीके से, और हम उसमें एक एरो लगाएं और उसको इसकी स्ट्रिंग को खींचें। ठीक है, खींचने के बाद अगर हम उसको छोड़ते हैं तो एरो क्या करेगी, एरो फ्लाई करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि एरो को एनर्जी मिल रही, कहाँ से मिल रही, इस स्ट्रिंग से। अब स्ट्रिंग के पास एनर्जी कहाँ से, जो हमने उसकी पोजीशन में चेंज किया था, वर्क डन हुआ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, फिर उसने उस एनर्जी को ट्रांसफ़र किया किसमें, इस एरो में, जिससे इसको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी मिली, और ये फ्लाई करके अपनी एम तक गई। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कोई ऑब्जेक्ट है ना, इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू अ हाइट। जब हम उसको एक पोजीशन से उठा के ऊपर हाइट तक ले जाते हैं तो वो क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी को, वो एनर्जी को गेन करती है ना। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। जब क्या होता है, हम इसको उठाते हैं तब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जो एनर्जी के फॉर्म में उसमें ऑब्जेक्ट में होता है। ठीक है, द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइप की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, है ना, वर्क डन, जो वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्राउंड से उस पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को ले जाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ, वही क्या है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अगर हम किसी एम मास के ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें, ठीक है, अगर हम उसको एक डेफिनेट हाइट h तक उठा के ले जाते हैं, ठीक है, तो जो मिनिमम फोर्स होगा वो क्या होगा, उस वर्क, उसके ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा, है ना। जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उस पोजीशन से ऊपर ले जाने के लिए, किसके, ग्रेविटी के अपोजिट उसका जो वर्क डन है ना, वही होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू जी, उसके वेट के बराबर। ठीक है, तो अगर फोर्स m इंटू जी है तो w क्या हो जाएगा, वर्क डन, F इंटू एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h, और फोर्स क्या है, mg, और क्या हो जाएगा ये, mgh। तो हम क्या कह सकते हैं, जो वर्क डन है किसी ऑब्जेक्ट पर वो किसके इक्वल होता है, mgh के बराबर। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, mgh के बराबर। यूनिट इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम EP से डिनोट करते हैं, E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल, इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक ले जाते हैं, है ना, पोजीशन A से B तक ले जाते हैं, तो यहाँ पे
हम चाहे ये डायरेक्ट पाथ लाएं, है ना, या फिर हम जिगजैग करते हुए जाएं, दोनों ही कंडीशन में जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। वहाँ पे पाथ मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्या, पूरी जो टोटल हाइट है ना, शॉर्टेज जो हाइट है। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो वेरियस एनर्जी फॉर्म है वो इंटर कन्वर्टिबल है, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नेचर में क्या है, हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो कंजर्वेशन है एनर्जी का वो पॉसिबल होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसका कन्वर्जन होता है। जैसे अब देखो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी है, मेनी ऑफ द ह्यूमंस एक्टिविटीज आर द गैजेट्स वी यूज एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, है ना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो पहले हम उसको चार्ज करते हैं। चार्ज कहाँ से करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, है ना, वो बैटरी के फॉर्म में स्टोर होता है फ़ोन में, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और जैसे फ़ैन चलता है ना, हमारे घर में फ़ैन चलता है, तो फ़ैन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो फिर फ़ैन उसके थ्रू, उसकी वजह से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है फिर। ठीक है, तो इसी टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अब विंड चलती है ना, विंड मिल में एनर्जी बनती है ना, वो स्टोर होती है, फिर हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, विंड जो एनर्जी थी वो एनर्जी किस में यूज़ हुई, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई। इसी तरीके से जनरेटर वर्क करते हैं, है ना, इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी वर्क करती है। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी के कन्वर्जन होते हैं हमारे डे टू लाइफ में, हमने देखा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कन्वर्ज तो होती है, लेकिन इसका लॉ क्या है देखते हैं। हमने जो अब एक्टिविटीज़ देखी उसमें देखा कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एंड आर आफ्टर द प्रोसेस। जब हम कोई सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं, कोई प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसमें प्रोसेस के ड्यूरिंग और प्रोसेस के बाद एनर्जी का क्या स्विच होता है ना, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमेशा अनचेंज रहती है। ठीक है, इसी हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम वर्क के स्टार्टिंग में जो हमारे पास एनर्जी थी वो लास्ट में ही हमारे पास एनर्जी हमको मिलेगी, बस उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है ना, केमिकल से काइनेटिक में चेंज हो सकती है, बट लेकिन जो उसका अमाउंट होगा वो फाइनली जो स्टार्टिंग में होगी हमें वही लास्ट में भी मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं सो हम कैसे और आगे समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसे हम केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद दोनों ही टाइम में सेम रहती है। भले उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, लेकिन जो अमाउंट है एनर्जी का वो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है,
ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वैलिड होती है सभी सिचुएशन में, ठीक है, और सभी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, इसीलिए हम इसको ठीक है। अगर हम कोई एग्जांपल को कंसीडर करें, सिंपल एग्जांपल को, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है, और वो फ्रीली गिर रहा है किसी हाइट h से, ठीक है। एट द स्टार्ट पॉइंट इसकी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, है ना, जो हम उसको h हाइट तक ले जाने में वर्क किए होंगे उसके पास वही तो एनर्जी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जब वो गिरना स्टार्ट होगी, जब ये रेस्ट में होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, ठीक है। अगर ये जो तब इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh प्लस 0, है ना, लेकिन जो जब वो गिरना स्टार्ट होगी, ठीक है, फ्रीली जब अगर हम उसको छोड़ दें वो गिर रहा हो, ठीक, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अगर वो v वेलोसिटी एक्वायर करता है किसी गिवन टाइम में, ठीक है, गिवन इंस्टेंट में, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ mv², ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट गिरना कंटिन्यू रखता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जैसे ही गिरता जाएगा हाइट कम होती जाएगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा सरफेस पे तो क्या होगा, हाइट क्या है, 0 है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, और v क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रहेगी। तो जैसे ही वो सरफेस पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, जिसे हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और हम क्या पाते हैं कि जब भी कोई फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है एट एनी पॉइंट इन द पास, ठीक है, एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज। जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी उतने ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। दोनों कंडीशन में, हर कंडीशन में, हर पॉइंट पे, पाथ के हर पॉइंट पे जो दोनों का सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक देखने की बात है, जो एयर रेजिस्टेंस है ना, उसका जो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट पे वो हमने इग्नोर करा है, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक्टिविटी है रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज पावर, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, फिनिश करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, क्या सभी लोग सेम रेट से वर्क करते हैं, नहीं करते, है ना। सभी मशीनें सेम रेट से वर्क नहीं कर सकती, कुछ को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को कम की पड़ती है ना। कुछ एनर्जी, कुछ जल्दी काम कर लेते हैं उतना ही काम, कुछ को टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क करने की जो कैपेसिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। ओके,
तो क्या कंक्लूजन निकलता है, जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है वो किसी फिक्स काम को जल्दी कर लेता है कम टाइम में, है ना। एक ज़्यादा पावरफुल व्हीकल किसी जर्नी को कम टाइम में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। अगर हम पावर की बात करें, इफ़ वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन लाइक मोटर बाइक्स और मोटर कार्स। ये जो स्पीड है ना, स्पीड विथ विच दीज व्हीकल्स चेंज एनर्जी और डू वर्क, है ना, जिस स्पीड से कोई व्हीकल वर्क कर रहा है, ठीक है, वही क्या होती है, क्लासिफिकेशन का बेसिस होती है, ठीक है। ये जो पावर होता है वो मेजर होता है कि वर्क डन कितना जल्दी हुआ। अब जितना तेज़ या स्लो वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग उस व्हीकल की या उस मशीन की पावर को हम मेज़र करेंगे, ठीक है। तो पावर क्या है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, है ना, जिस स्पीड से वर्क हो रहा है या फिर जिस स्पीड से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। अगर कोई एजेंट है वो डब्लू वर्क करता है टी टाइम में, तो उसकी पावर क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम, वर्क और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होता है, पावर, डब्लू बाई टी, ठीक है। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, जिसको हमने जेम्स वाट के ऑनर में उसको नाम दिया गया है, ठीक है। इसको हम डब्ल्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वाट का जो पावर है वो क्या है, पावर ऑफ 1 वाट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में एनर्जी कंजम्पशन 1 जूल है तो वो उस एजेंट का या फिर उस मशीन का जो पावर है कितना होगा, 1 वाट होगा, ठीक है। अब यहाँ 1 वाट की डिफिनीशन भी दी गई है इसी बेसिस पे। 1 जूल पर सेकेंड आर 1 वाट, वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट, है ना। 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KW लिखते हैं और वाट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो पावर है किसी एजेंट का या किसी मशीन का वो क्या करता है, वेरी करता है विथ टाइम। अगर टाइम कम लग रहा है तो पावर ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, है ना, क्योंकि टी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। जैसे जैसे टी बढ़ेगा पावर कम होते जाएगा, जैसे जैसे टी कम होते जाएगा पावर बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब हम एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर इज यूजफुल, है ना। क्या होता है, जब ये वेरी करता है टाइम, ठीक है, मतलब जो एजेंट है या जो मशीन है वो डिफरेंट रेट पे काम कर रहा है, तो हम उसका पावर कैसे निकालेंगे, उसका पावर निकालने के लिए हमें उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब इसके लिए हम क्या ऑब्टेन करेंगे, पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी, है ना, कंज्यूम बाय द टोटल टाइम टेकन। जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी और जो टोटल टाइम लिया गया होगा उसका रेशियो क्या होगा, एवरेज पावर होगा, ठीक है। ये तो हो गया पावर के बारे में। क्या रह गया, बस ख़त्म, फिनिश, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इजी हैं, ठीक है, आप देखना एक बार। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो वर्क डन है किसी ऑब्जेक्ट पे वो कैसे डिफाइंड होता है, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। जो फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या होता है, वर्क डन होता है। 1 जूल 1 न्यूटन 1 मीटर, है ना। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर अगर का डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम तो टोटल वर्क डन कितना होगा, 1 जूल का होगा, ठीक है। और यही 1 जूल की डिफिनीशन भी है। वर्क डन, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क होता है किसी फोर्स के थ्रू, अगर फोर्स 0 है, फोर्स लगा रहे हम, लेकिन अगर वर्क डन 0 है तो इसका क्या मतलब है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है
उसके अंदर कैपेबिलिटी है वर्क करने की, तो उसमें क्या होगा, उसमें एनर्जी होगी। जो एनर्जी होगी उसका यूनिट क्या होता है, वर्क की यूनिट के बराबर सेम होता है। जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। और पोजीशन चेंज की वजह से या फिर शेप चेंज की वजह से जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, mg/h के बराबर, है ना। जो हम उसको एक h हाइट तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करते हैं वही होता है ये mg/h, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो एनर्जी क्या होती है, ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जी नेचर में एग्जिस्ट होती है, ठीक है, वो सेवरल फॉर्म्स में होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों किसके पार्ट हैं, मैकेनिकल एनर्जी के, है ना। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, दैट इज कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस सम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब पावर क्या है, पावर है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का जो रेट होता है, जो टाइम होता है, किसी फिक्स टाइम में जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है वही होता है उसका पावर। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या है, 1 वाट, दैट इज 1 जूल पर सेकेंड। जूल किसका है, वर्क का, टाइम का है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।